चलिए हो गया स्टार्ट ना। देखिए सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश है कि जो भी वीडियो बना रहे हैं सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब उसे करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जरूरी है, ठीक ना। जितने भी वीडियो देख भी रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से, भाई लोग से, साथियों से जितना भी अनुरोध है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, है ना। जरूरी है, इस बात को ध्यान देना। चलिए अगला बताइएगा, 20 से के से क्वेश्चन है। चलिए बी बताइएगा, बात की जा रही है कि संविधान किस भाग के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को उल्लेख किया गया है। हाँ तो आंसर क्या दिए है ना, भाग 11 के अंतर्गत ना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन कह रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को उल्लेख किया गया है। हाँ तो आंसर आर्टिकल 256 से लेकर 263 है। आर्टिकल 256 से लेके है ना 263 तक केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को लेकर किया गया, इस बात क्या रखिएगा, है ना, संविधान में किया गया है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग की जाएगी जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। हाँ तो आर्टिकल 256 के तहत है ना, आर्टिकल 256 के तहत इस बात क्या रखिएगा। दोबारा सुने क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। तो आंसर 256 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। हाँ तो आंसर होगा 257 के तहत, आर्टिकल 257 के तहत। सुनिएगा दोबारा, मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्य पर नियंत्रण रखती है, आंसर होगा 257 के तहत है। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की है ना, किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। हाँ तो आंसर होगा 258 के तहत है ना, 258 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा, आंसर होगा 258 के अनुसार। अगर रुपये बताइएगा है ना, रुपये से क्वेश्चन उसी के अर्थों में, लेकिन राज्यपाल के बारे में बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल है ना, किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार के सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। हाँ तो आंसर होगा 258 के का के अनुसार है ना, आर्टिकल 258 के का के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए। अब भी बताइएगा है ना, क्वेश्चन है बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसके जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपवन कर सकेगी। हाँ तो आंसर होगा 262 के एक अनुसार, 262 के एक के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय है ना, किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसके जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपवन कर सकेगी, आंसर होगा 262 के एक के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आदेश के द्वारा या राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी। हाँ तो आंसर होगा 263 के अनुसार है ना, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है 263 के अनुसार, और कौन करता है ना, आंसर होगा राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। अब भी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान के है ना किस भाग के अंतर्गत या तहत या किस भाग के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हाँ तो आंसर होगा भाग
12 के तहत, है ना, भाग 12 होगा, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग के तहत जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए, आंसर होगा भाग 12 के अंतर्गत है। अगर रुपये बातिएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत या किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हाँ, तो आंसर होगा 268 है से लेकर 281 तक है ना। आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक, है ना, केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य, है ना, राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा किस अनुच्छेद के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित की जाएगी, अन्यथा नहीं। हाँ, तो आंसर होगा 265 के अनुसार, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है कोई कर जो है विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, आंसर क्या होगा 265 के अनुसार है। अगर रुपये बातिएगा क्वेश्चन हो रहा किस अनुच्छेद के तहत है ना, भारत और राज्यों के, है ना, भारत तथा राज्यों के संचित निधियों तथा लोक लेखा को उल्लेख की जाएगी। हाँ, तो आंसर होगा 266 के तहत, है ना। तो दोबारा सुनिए क्वेश्चन, मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन की किस अनुच्छेद के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों तथा लोक लेखा का उल्लेख किया गया है, तो आंसर होगा 266 के तहत किया गया है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। हाँ, तो आंसर होगा 267 के एक के तहत, या 267 ही बोले काफी है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के तहत विधि के द्वारा संसद जो है भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, आंसर होगा 267 के एक के अनुसार। अगर रुपये बताइएगा बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। हाँ, तो आंसर होगा 267 के 2 ना, है ना, आंसर होगा 267 के 2 के तहत राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है कि विधि के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, अनुच्छेद 267 के, है ना, 2 के अनुसार कर सकेगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के या किस अनुच्छेद में संघ द्वारा उदगृहित की जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित की जाने वाले शुल्क का उपयोग किया गया है, शुल्क का उल्लेख किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 268 के तहत, 268 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तब पूछे आपसे क्वेश्चन आप पूछे किस अनुच्छेद में, है ना, संघ द्वारा उदगृहित की जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित की जाने वाले और विनियोजित की जाने वाले शुल्क का उल्लेख किया गया है, आंसर होगा 268 में किया गया है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा किस अनुच्छेद में, है ना, संघ द्वारा उदगृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाले कर को उल्लेख किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 269 में ना, है ना, 269 में किया गया, सही आंसर दिए, है ना। बी बताइएगा 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के या किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय के व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल तथा सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 269 के का के तहत है ना, 269 यानी 269 के का के तहत किया गया, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय के व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल तथा सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया गया है, आंसर होगा 269 के का के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद में उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण को उल्लेख किया गया है। हाँ, 270 में, आर्टिकल 200 है ना 70 में किया गया, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद में, है ना, कुछ शुल्कों और करों पर, है ना, कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार संबंधी उपबंध किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 271 के तहत किया गया, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद में, है ना, शुल्क और कर पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध किए गए, आंसर होगा 271 में किया गया है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। हाँ, 275 के तहत है, आर्टिकल 275 के तहत है ना, आर्टिकल 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था किया गया, इस बात क्या रखिएगा। बी बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 279 के का के अनुसार, है ना, 279 के, है ना, 279 का के अनुसार जो है माल और सेवा कर
परिषद संबंधी प्रावधान किया गया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है ना। 279 के का के तहत है। अग्रुपेवती का बात किया, अग्रुपेवत आना है यहाँ क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की गठन करता है। हाँ, तो आर्टिकल 280 के तहत है ना। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना, केंद्र में करता है। और किसके तहत करता, अनुच्छेद 200 है ना 280 के तहत करता, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। हाँ, तो आर्टिकल 281 के अनुसार, आर्टिकल 281 के अनुसार सही आंसर दिए है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। आंसर होगा 281 के तहत है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना किया गया। हाँ, तो आंसर होगा RS सरकारिया के अध्यक्षता में, RS सरकारिया के अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला RS सरकारिया के अध्यक्षता में है ना कब केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए है ना एक आयोग की गठन किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा जून 1983 में किया गया था। सीधी सी बात है कि सरकारिया आयोग की स्थापना हुआ 1983 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ग्रुपे बताएंगे क्वेश्चन बोला कि सरकारी आयोग के अन्य 2 मेंबर कौन थे, यानी सदस्य कौन थे। हाँ, पहला तो बी श्रीरामन और दूसरा कौन होगा, ASR सेन थे, है ना, ASR सेन थे। तो याद रखना है कि सरकारिया आयोग की स्थापना हुआ था जून 1983 को हुआ था। और इसके अन्य 2 सदस्य थे, बी शिवरामन थे और दूसरा व्यक्ति थे ASR सेन थे, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि सरकारिया आयोग ने अपनी कब रिपोर्ट सौंपा था। हाँ, तो आंसर होगा जनवरी 1988 में सौंपा था, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला, अगला बताना क्वेश्चन बोला केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों या समितियों में कौन कौन शामिल था। हाँ, सही आंसर दिए हैं। तो पहला होगा रजमनार समिति और दूसरा क्या था, पुंछी आयोग है ना। यानी कि बोल सकते हैं कि रजमनार समिति और पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से, है ना, केंद्र राज्य संबंधों से है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि रजमनार समिति की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 1969 में, है ना। रजमनार समिति की स्थापना हुआ 1969 को हुआ था। ग्रुपे का पुंछी आयोग की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 2007 में ना, है ना, 2007 में पुंछी आयोग की स्थापना हुआ था, 2007 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी GST के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। हाँ, तो आंसर 246 के का के तहत है ना, 246 के का के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। हाँ, तो आंसर होगा 249 है, आर्टिकल 249 से इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। पूछे आपसे क्वेश्चन की भारतीय है ना संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य सूची के विषयों से संबंधित विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। आंसर क्या होगा, 249 होगा, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे किस अनुच्छेद के तहत संसद को है ना किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि एवं करार जो है या करार के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है। हाँ, तो आंसर का आर्टिकल 253 के तहत, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछे किस अनुच्छेद के तहत संसद को जो है ना किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि एवं करार के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है, तो आंसर का 253 के तहत दी गई है, बिल्कुल सही है। अब रुपये का क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध में प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर 245 से लेकर 255 तक है ना। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार संसद है ना किस अनुच्छेद के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।
हाँ, तो आंसर होगा 245 के अनुसार है, या 245 के 1 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। ग्रुप ए बताइएगा, बात की यार ग्रुप ए बताना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन की यार बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ 49 देता है, 1950 से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 2013 में ना, 25 मार्च 2013 में मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 25 मार्च 2013 में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है बताना है कि केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर 1956 में। केरल उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा एर्नाकुलम में है। और ग्रुप ए बताइएगा, है ना, ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताना है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर 1884 को हुआ था। अब बी बताइएगा, बताना है कि सिक्किम में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, 1975 होगा, है ना, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 होगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हाँ 1971 होगा। अब बी बताइएगा, बताना है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ में है। हाँ, तो आंसर है शिमला में है, यानी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ में है ना, आंसर होगा शिमला में है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है। अगरतला में है ना, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है ना, आंसर होगा अगरतला में है। अब बी बताइएगा, बताना है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है। हाँ, तो आंसर है बिलासपुर में है। ग्रुप ए बताइएगा, उत्तराखंड का मूल पीठ कहाँ में है। नैनीताल में, है ना, उत्तराखंड का मूल पीठ कहाँ में है ना, आंसर होगा नैनीताल में, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, बताना कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है केवल किस में। हाँ, उच्च न्यायालय में, है ना, आंसर होगा उच्च न्यायालय में की जाती है, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसमें की जाती है ना, आंसर होगा उच्च न्यायालय में की जाती है। ग्रुप ए बताइए, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आर्टिकल 224 में, है ना, आर्टिकल किसमें, तो आंसर होगा 224 में, है ना, कार्यकारी न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की गई अनुच्छेद किसमें की गई है, तो आंसर होगा 224 में की गई, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दी जाती है। हाँ, तो आर्टिकल 202 ना, है ना, 202 के 3 के, है ना, घ के अनुसार इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है ना, उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है किस अनुच्छेद के तहत हाँ, तो आंसर बी बताएंगे, 235 ना होगा, है ना, आर्टिकल 235 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है, आंसर क्या दिए 200, है ना, 235 बोले थे आंसर जी। चलिए, आंसर में 235 होगा, इस बात क्या रखिएगा। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीश से, है ना, भिन्न व्यक्तियों को किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाँ, तो आंसर होगा 234 ना होगा, और ये बोले आंसर 234 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की 21 अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, आंसर क्या होगा 200, है ना, 34 के अनुसार की जाती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। हाँ, तो आर्टिकल 226 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, यानी बस इतना ही बात है, उच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है ना, 226 के तहत है। और सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है ना, आर्टिकल 32 के तहत है। अब बी बताइएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हाँ, 214 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। हाँ, तो आंसर होगा 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, वर्तमान में, है ना, देश में कितने उच्च न्यायालय हैं। हाँ, तो आंसर है 25 उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बताना है, ग्रुप ए बताना है कि, है ना, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति सही है। अब बी बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? हाँ, तो आर्टिकल 217 के एक अनुसार, आर्टिकल 217 के एक अनुसार जो है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर रुपये बताइएगा बताना कि है ना भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? हाँ, राष्ट्रपति है ना। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है ना? आंसर होगा राष्ट्रपति होता सही है। अब बी बताइएगा बताना है कि है ना जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा बताना है कि कौन जो है ना राज्यपाल की नियुक्ति करता है? हाँ, भारत के राष्ट्रपति करता, सिंपल बात है। अगर रुपये बताइएगा बताना कि किस सुनिएगा पहले बताना कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हाँ, तो आंसर होगा राज्यपाल ना, है ना। आंसर में राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? 154 के अनुसार, है ना। आर्टिकल 154 के अनुसार है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है अनुच्छेद 154 के अनुसार। अगर रुपये बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल है ना राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं? हाँ, तो आर्टिकल 155 ना, है ना। आर्टिकल 155 के अनुसार इस बात क्या रखिएगा, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं? आंसर होगा 155 के अनुसार करते हैं, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए यानी उनके नियुक्त होने के लिए अर्हता को उल्लेख किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 157 यानी 157 के तहत है ना। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के अर्हता को उल्लेख की जाती है या किया गया? आंसर क्या होगा 157 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? हाँ, तो आंसर 2005 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की आपदा प्रबंधन एक्ट कब बना था? आंसर होगा 2005 में बना था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा बताना कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 2010 में हुआ। एनजीटी की स्थापना यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार ने कब किया? आंसर होगा 2010 में किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना ग्रुप ए बताइएगा बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा में कितने सीट है? वर्तमान में कितने सीटें मध्य प्रदेश के राज्यसभा में? हाँ, तो आंसर में 11 होगा ना जी, है ना। 11 सीट ना है, इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बिहार के है ना बिहार के राज्यसभा में टोटल कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में 16 सीट है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब ग्रुप ए बताइएगा उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में कितने सीट है? हाँ, 31 सीट है ना, 31 सीट है। आप पश्चिम बंगाल के राज्यसभा में हाँ, तो आंसर होगा 16 सीट है, सही है। अगर रुपये बताइएगा बताना कि झारखंड के राज्यसभा में कितने सीट है? हाँ, 6 ना, है ना। झारखंड के राज्यसभा में कितने सीट है ना? आंसर में 6 सीट है। अब बी बताइएगा कर्नाटक के राज्यसभा में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में 12 सीट है ना। कर्नाटक के राज्यसभा में कितने सीट है ना? आंसर में 12 सीट है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बताना है कि हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के राज्यसभा में कितने सीट है ना? 3-3 सीट है, दोनों में 3-3 सीट है ना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा में कितने सीट है ना? दोनों में 3-3 सीट है। बी बताइएगा यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? हाँ, तो आंसर होगा 249 है ना। आर्टिकल 249 होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना। जब पूछे क्वेश्चन के भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर होगा 249 करता है। अगर रुपये बताइएगा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? हाँ, तो आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार, है ना। आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार जो है ना क्या बोले सॉरी है ना मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इस बात क्या रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा प्रस्तुत की जा सकती है?
109 ना होगा, है ना, आर्टिकल 109 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार जो है ध्यान विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है या की जा सकती है, आंसर होगा 109 के अनुसार, इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी और उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। सुनिएगा फिर से, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। 113 के 2 के अनुसार, आर्टिकल 113 के 2 के अनुसार, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। चलिए बताइएगा बी से है, सुनिएगा बी बताइएगा, बताना है कि सुनिएगा बताना है कि सम्राट जहांगीर को कहां में दफन किया गया था। हाँ, तो वही कहां पड़ जाएगा, मेन रूप से लाहौर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर पे बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। हाँ, तो आंसर होगा बाबर की ना, है ना, आंसर होगा बाबर की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, गुलबदन बेगम का जन्म कब हुआ। हाँ, तो आंसर होगा 1523 है ना, 1523 में हुआ। और इसकी मृत्यु कब हुआ। हाँ, तो आंसर होगा 1603 में, है ना। गुलबदन बेगम की मृत्यु हुआ 1603 में और इनका जन्म हुआ 1523 में। अब बी बताइएगा, बताना है किसने जो है अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। हाँ, तो आंसर गुलबदन बेगम ने लिखा था, बिल्कुल सही है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किसने जो अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखा था, आंसर क्या होगा, गुलबदन बेगम ने लिखा। अगर पे बताना किसने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर का देश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। हाँ, तो आंसर होगा गुलबदन बेगम ने लिखा था, बिल्कुल सही है। अब बी का बताना किसने जो है ना दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा की स्थापना कराया था। हाँ, तो आंसर होगा माहम अनगा, है ना, आंसर क्या होगा, माहम अनगा होगा, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किसने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल की स्थापना या मदरसा की स्थापना किया था, तो आंसर होगा माहम अनगा ने किया था, माहम अनगा ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर पे का बताना है कि है ना किसे जो है मदरसा बेगम कहा जाता है। क्या आंसर दिए है ना, तो व्यक्ति विशेष ना होगा, तो आंसर होगा माहम अनगा ना होगा, है ना, आंसर माहम अनगा होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसे जो है मदरसा बेगम कहा जाता है, आंसर में क्या होगा, माहम अनगा होगा, इस बात क्या रखिएगा। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि संस्कृत ग्रंथ है हितोपदेश का फारसी भाषा अनुवाद जो है किनके द्वारा किया गया था। हाँ, सही आंसर होगा ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा, है ना, मुफ्ती अल मलिकी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि संस्कृत ग्रंथ है हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो आंसर होगा ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने किया था, 1450 में किया था। अगर का क्वेश्चन बोल रहा है कि तबकात अकबरी के लेखक कौन थे। हाँ, निजामुद्दीन अहमद है, आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद है ना, तबकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद है। अब बी का बताना है कि तारीखे शेर शाही या तोहफा है अकबर शाही के लेखक कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे कि तारीखे शेर शाही या तोहफा अकबर शाही के लेखक कौन थे, आंसर होगा अब्बास खां सरवानी होगा। अगर का क्वेश्चन बोला कि ताज उल मासिर के लेखक कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा हसन निजामी, है ना, आंसर क्या होगा, हसन निजामी होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि कानून हुमायूनी के लेखक कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा ख्वांद मीर, है ना, ख्वांद मीर होगा, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि ताज उल मासिर के लेखक कौन थे, हसन निजामी थे। और दूसरा क्वेश्चन पूछे कानून हुमायूनी के लेखक कौन थे, तो आंसर होगा ख्वांद मीर थे। अगर रुपये का बताना है कि नुस्खा दिलकुशा के लेखक कौन थे। नुस्खा दिलकुशा के लेखक है भीमसेन, है ना, आंसर होगा भीमसेन, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि नुस्खा है ना, नुस्खा है ना, नुस्खा दिलकुशा के लेखक कौन थे, आंसर होगा भीमसेन थे। अब बी का बताना है कि आलमगीर नामा के लेखक है काजिम, है ना, आंसर होगा मिर्जा मोहम्मद काजिम होगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि आलमगीर नामा के लेखक कौन थे,
आंसर का मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। आगे रुपये का बताना है कि सियार उल मुक्तरीन के लेखक कौन थे। क्वेश्चन आपसे पूछे कि सियार उल मुक्तरीन के लेखक कौन थे। गुरबी गुलाम हुसैन बोले थे, है ना, तो आंसर गुलाम हुसैन थे, बिल्कुल सही है। अब बी का बताना है कि आलिम सलाह के लेखक है। हाँ, तो आंसर का मोहम्मद सालेह होगा। पूछे आपसे क्वेश्चन कि आलम सलाह के लेखक कौन थे। आंसर का मोहम्मद सालेह थे, मोहम्मद सालेह थे, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये का बताना है कि शाह जहाना नामा के लेखक है, जहानामा के लेखक है इनायत खान, है ना, आंसर का इनायत खान थे, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि शाह जहानामा के लेखक कौन थे। आंसर का इनायत खान थे। बी का चहार चमन के लेखक है। हाँ, चंद्रभान ब्राह्मण थे, है ना, चंद्रभान ब्राह्मण थे, बिल्कुल सही है। तब पूछे क्वेश्चन आपसे कि चहार चमन के लेखक कौन थे। चंद्रभान ब्राह्मण थे। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक है। मौत बिंद खां, है ना, आंसर का मौत बिंद खां, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक कौन थे। आंसर का मौत बिंद खां थे। बी का 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि अब्दुल हमीद लाहौरी किनके शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। हाँ, तो आंसर का शाहजहां के शासनकाल के राजकीय इतिहासकार थे, है ना, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किसने अपनी पुस्तक पातशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया था। हाँ, तो आंसर का अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। अब बी का क्वेश्चन बोला कि किसके द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की तथा ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया था। हाँ, तो आंसर अकबर द्वारा स्थापित, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि पंचतंत्र का अनुवाद अकबर के शासनकाल में किसने जो है यारे दानिश के नाम से किया था। हाँ, तो आंसर अबुल फजल ने किया था, आंसर अबुल फजल ने किया था, सही है। तब पूछे क्वेश्चन आपसे कि पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया था अकबर के शासनकाल में किसने किया था। अबुल फजल ने किया था। और किस नाम से किया था। आर्य दानिश के नाम से किया था, बिल्कुल सही है। अब बी का बताना कि पंचतंत्र का अनुवाद जो है गजनवी के शासनकाल में किसने जो है कलीलावा दिमना बेहराम शाही के नाम से किया। हाँ, नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने किया, है ना, नसरुल्लाह मुंशी, है ना, सिराजी ने किया था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पंचतंत्र का अनुवाद जो है ना, पंचतंत्र का अनुवाद जो है गजनवी के शासनकाल में किसने जो है कलीलावा दिमना बेहराम शाही के नाम से किया था। आंसर का नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि पंचतंत्र का अनुवाद है ना, सुल्तान हुसैन मिर्जा के शासनकाल में किसने जो है अनवर सुहेली के नाम से किया। गुरबी, हाँ, तो आंसर का मुल्ला बाइज हुसैन है ना, आंसर का मुल्ला बाइज हुसैन ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि अकबरनामा है ना किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हाँ, तो आंसर का अबुल फजल के द्वारा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, है ना, आंसर का अबुल फजल थे। अब रुपये का मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। हाँ, तो आंसर का फारसी थी। अब बी का बताना कि सर्वप्रथम भारत में कहाँ फारसी साहित्य विकास का केंद्र रहा। हाँ, तो आंसर में लाहौर है ना, आंसर में क्या रहेगा लाहौर है। अगर रुपये का बताना है कि कौन से ऐसे बादशाह जो थे मुगल बादशाह जो थे जो जिसने नस्तिका है ना नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। औरंगजेब, है ना, आंसर में औरंगजेब होगा, बिल्कुल सही है ना। कौन से मुगल बादशाह जो है ना नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण थे। आंसर होगा औरंगजेब है। अब बी का बताना है किन्होंने श्री कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे थे। हाँ, सामंत सिंह सामंत सिंह उन्हीं के नाम है नागरी दास है ना, नागरी दास है, उन्हीं के नाम है सामंत सिंह, उन्हीं के नाम है नागरी दास है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने श्री कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखा था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का क्वेश्चन बोला कहाँ के शासक ने, रुपये कहाँ के शासकों ने है ना निमकार के संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। हाँ, किशनगढ़ के शासक ने, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कहाँ के शासकों ने जो है निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। किशनगढ़ के शासकों ने। अब बी का क्वेश्चन बोला कि रामचंद्रिका तथा
रसिक प्रिया, है ना, रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया के लेखक कौन थे? हाँ, तो आंसर केशव दास है ना, आंसर क्या होगा? केशव है ना, दास थे, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया के रचनाकार कौन थे, आंसर क्या होगा? है ना, आंसर में केशव दास होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का क्वेश्चन बोला कि पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है और कांगड़ा स्कूल है ना, किस कला की विभिन्न शैलियां हैं? हाँ, तो आंसर होगा मुगल चित्रकला की विभिन्न शैली है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है? हाँ, तोड़ी है ना, क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है ना, आंसर में तोड़ी होगा।